मेरे नौकर की निगाहें अक्सर मुझ पर ही टिकी रहती थीं। उसकी नज़रें जैसे मेरा पीछा करती, मैं जहाँ भी जाती, वो यूं ही चुपचाप मगर बड़ी तीव्रता से मुझे निहारता रहता। कई बार मैंने उसकी आंखों में देखा, तो वहाँ एक अनकही चाहत, एक बेजुबान तड़प साफ नजर आती। मैं जानती थी कि मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ और मेरी मौजूदगी असर छोड़ती है। मैं हमेशा से एक रंगीन, ऐशो आराम वाली जिंदगी की ख्वाहिशमंद रही हूँ, वो जिंदगी जो अमीर घरों की लड़कियों को नसीब होती है। शायद इसीलिए जब एक दिन वो चुपचाप मेरे कमरे में आकर खड़ा हो गया और अपनी हसरत को शब्दों में ढाल दिया, तो मैं चौंकी जरूर मगर हैरान नहीं हुई। उसने कहा, मालकिन, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। जब से आपको देखा है, कुछ बदल गया है मेरे अंदर। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ और बदले में जो चाहे वो देने को तैयार हूँ। मैंने कुछ पल सोचा, शायद ये वही मौका था जिससे मैं अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती थी। मैंने उसकी ओर देखा और मेरा नाम पायल है और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। गांव की सादगी के बीच पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरे सपने हमेशा बड़े थे। मैं बचपन से ही अपनी सुंदरता को लेकर सबकी नज़रों में रहती थी। मेरी गोरी रंगत, नाजुक काया और दिलकश छवि कुछ ऐसी थी कि गांव के लड़कों की नज़रें मुझसे हटती ही नहीं थीं। मुझे अक्सर महसूस होता था कि जैसे मैं इस सादे माहौल में कहीं फिट नहीं बैठती। मुझे तो हमेशा से रोशनी, रंगीन कपड़े और सजी धजी जिंदगी की चाह रही है। मेरे हालात मगर कुछ और ही थे। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। हमारे परिवार में हम 4 बहनें और 2 भाई हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद के सभी भाई बहन मुझसे छोटे हैं। घर की जिम्मेदारियां छोटी उम्र से ही मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ बाप की सीमित आमदनी के कारण मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी अक्सर अधूरी रह जाती थीं। जब मैं अपनी हम उम्र लड़कियों को चमकदार कपड़े पहने सज-धज कर बाहर जाते देखती, तो मेरे दिल में भी एक हुक सी उठती। मुझे लगता, काश मेरी जिंदगी में भी वो चमक होती, वो आज़ादी होती। लेकिन मेरी तकदीर कुछ और ही लिखी थी, या शायद मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। मेरे पिताजी एक किसान थे और उनका जीवन खेती बाड़ी में ही सिमटा हुआ था। मैं भी उनकी मदद करती थी, खेतों में उनका हाथ बटाती थी। लेकिन मन में हमेशा एक सपना पलता था कि मेरी शादी किसी बड़े और अमीर लड़के से हो, ताकि मैं वह सारी खुशियां और ऐशो आराम हासिल कर सकूं, जो मुझे अपने माता पिता से कभी नहीं मिल पाई। गांव के लड़के यह बात जानने लगे थे कि मैं रोज अपने सपनों में खोई रहती हूँ, और मैं चाहती थी कि मेरी जिंदगी कुछ अलग हो, कुछ खास हो। मेरे लिए पढ़ाई उतनी मायने नहीं रखती थी, क्योंकि बचपन से ही यह महसूस हुआ था कि मेरी किस्मत शायद इन किताबों से कहीं आगे है। मैंने इंटर तक ही पढ़ाई की और फिर छोड़ दी। घर में ही काम करती थी, रोज के घरेलू काम और कभी कभी मम्मी के साथ खेतों का भी काम कर लेती थी। हालांकि खेतों का काम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन घर पर बैठकर और क्या करती। यही वह दिन थे जब मेरी जिंदगी एक मोड़ लेने वाली थी। एक दिन जब मैं खेत से घर लौट रही थी, तो रास्ते में अपने ही गांव का एक लड़का मुझसे टकरा गया। उसकी आंखों में कुछ अलग ही बात थी, जो मुझे खींच लाए। वो लड़का उस दिन कुछ खास इरादे लेकर आया था। उसके हाथ में एक सुंदर, रंगीन ड्रेस थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, पायल। अगर तुम मेरी बात मानोगी, तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम हमेशा से ख्वाहिश करती रही हो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गई। मेरे मन में यही सवाल गूंजने लगा, आखिर इसे कैसे पता कि मैं किन सपनों में खोई रहती हूँ। वो बिना रुके बोलता रहा, ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें इससे भी खूबसूरत और महंगे कपड़े ला कर दूंगा। तुम जब इन्हें पहनोगी, तो लोग बस तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। उसकी ये बातें मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतरने लगी। मैं सोचने लगी, क्या वाकई ये लड़का मुझे वो सब दे सकता है जिसकी मैं हमेशा कल्पना करती रही हूँ। फिर उसने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। उस पल वो इतना करीब आ गया कि मैं घबरा गई, लेकिन साथ ही कुछ महसूस भी हुआ, एक अजीब सी हलचल। मैं अब बच्ची नहीं रही थी। उसकी आंखों में जो चाहत थी, वो मैं साफ पढ़ सकती थी। मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे केवल पाना नहीं चाहता, बल्कि शायद मुझसे जुड़ना चाहता है। उसका आकर्षण और वो दिखावटी दुनिया, जिसकी मैं हमेशा से ख्वाहिशमंद थी, मुझे अपनी ओर खींचने लगी थी। उस पल मेरे भीतर भी कुछ बदलने लगा था। मैं फिर से अपने सुनहरे सपनों में खो गई थी, वही सपने जिनमें चकाचौंध, आज़ादी और ऐशो आराम भरी जिंदगी होती थी। लेकिन तभी एक अजीब सी सनसनी ने मुझे चौंका दिया, जैसे कोई चींटी मेरे बदन पर रेंग रही हो। मेरी चेतना टूट गई और मैं उस हकीकत में लौट आई, जहां उस लड़के का हाथ मेरे शरीर पर घूम रहा था। ये सब देखकर मैं घबरा गई और तुरंत घर लौट आई। हालांकि
जाने से पहले उसने कहा, कल जरूर मिलना। उस पल मैं कुछ कह नहीं पाए, लेकिन जाने क्यों मैंने भी चुपचाप सिर हिला दिया था। घर लौटने के बाद मैं उसी के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह होते ही मैं उससे मिलने का कोई मौका तलाशने लगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। न जाने कैसे पिताजी को मेरे मन के भटकाव का आभास हो गया। वो समझ गए थे कि मैं अब उस नाजुक मोड़ पर हूँ जहाँ जिंदगी की दिशा तय होती है। उसी दिन से घरवालों ने मुझ पर नजर रखना शुरू कर दिया। अब कोई न कोई हमेशा मेरे साथ रहता था। मेरी हर हरकत पर निगरानी थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरा मन पढ़ लिया गया है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने माता पिता से कभी नजरें नहीं चुरा सकती थी, न ही उनके विश्वास को तोड़ सकती थी। इसलिए मैंने चुपचाप घर की चारदीवारी में रहना शुरू कर दिया। मेरे सपने अब भी जिंदा थे, लेकिन उन्हें वक्त के साथ कहीं भीतर दबा दिया गया। उस समय मेरे लिए मेरे माँ बाप ही मेरी दुनिया थे। मैं जानती थी कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो न केवल उनका भरोसा टूट जाएगा, बल्कि मेरा भविष्य भी अंधेरे में डूब सकता है। शायद इसी वजह से पिताजी ने मेरी चिंता करना शुरू कर दी थी। उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू किया, ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं और मेरी जिंदगी संवर जाए। कुछ ही दिनों में एक रिश्ता तय हो गया। लड़के का नाम नीतेश था। वो पास के ही शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करता था। वह शहर में अकेले रहता था, जबकि उसके माता पिता और छोटा भाई पास के गांव में ही रहते थे। मेरे शांत और संयमित स्वभाव को देखते हुए पिताजी ने बिना देर किए हमारी शादी तय कर दी। जल्दी ही मैं नीतेश की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शादी के दिन जब मैंने दुल्हन के कपड़े और गहनों में खुद को देखा, तो खुद को भी पहचानना मुश्किल हो गया। मैं सचमुच पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। ससुराल पहुंचते ही सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। हर कोई तारीफ करता नहीं थक रहा था। मुझे देखकर उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती। उस पल मुझे भी लगा, शायद यही मेरी किस्मत थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हमारी शादी को 12-13 दिन हो चुके थे। हर दिन कुछ नया सिखाता, कुछ नया एहसास करवाता, लेकिन असली जिंदगी तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद नीतेश ने फिर से अपने काम पर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। मैं उनसे बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अकेली कैसे रहूंगी। नीतेश ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और अपने माता पिता से बात की। थोड़ी सोच विचार के बाद वे मान गए। अगले ही दिन मैं अपने पति के साथ शहर आ गई। शहर में नीतेश का खुद का मकान था, इसलिए रहने की कोई परेशानी नहीं हुई। धीरे धीरे मैं भी उस नई जिंदगी में ढलने लगी थी, मगर ये बदलाव जितना बाहर से दिखता था, उतना अंदर से सहज नहीं था। नीतेश रोज सुबह 8:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल जाते और फिर शाम को ही लौटते। दिन भर घर में अकेले रहने लगी थी मैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही होने लगा। जब करने को कुछ खास ना हो, तो बीते हुए ख्वाब फिर से लौटने लगते हैं। मैं फिर से उन्हीं ख्वाहिशों में डूबने लगी। नए कपड़े, बढ़िया खाना और एक रंगीन जिंदगी। मैं रोज कुछ नया मांगने लगी, कभी कोई महंगी साड़ी, कभी होटल में खाने की फरमाइश। शायद मैं चाहती थी कि नीतेश मुझे वो सब कुछ दे सके जो मेरे माँ बाप मुझे नहीं दे पाए थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि यहाँ भी मेरी इच्छाएं अधूरी ही रह जा रही हैं। जब भी मैं कोई नई चीज लाने को कहती, नीतेश या तो टाल देते या फिर खर्च का बहाना बना देते। उनके जवाबों में कभी थकान होती, कभी उदासी। मेरे सपने एक बार फिर से समझौतों की चादर में लिपटने लगे थे। शहर आए हुए अब मुझे 1.5-2 महीने हो चुके थे। शुरू में जो माहौल नया और अनजान लगा था, अब उसी में मैं सहज होने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि अब मेरी जिंदगी पटरी पर आ रही है। पर किसे पता था कि जिस सुख की छाया में मैं खुद को देख रही थी, वहीं से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उथल पुथल शुरू होने वाली थी। एक सुबह नीतेश अचानक घर पर एक युवक को लेकर आए। वह लगभग 20-21 साल का होगा, लंबा, छरहरा और आकर्षक चेहरा। नीतेश ने हंसते हुए कहा, पायल, अब तुम्हें घर के सारे काम अकेले नहीं करने पड़ेंगे। ये लड़का अब तुम्हारी मदद करेगा। तुम जो भी कहोगी, ये वही करेगा। मैं कुछ क्षणों के लिए सन्न रह गई। नीतेश की बातों में एक साधारण सी चिंता झलक रही थी। मेरी थकान की, उनके शब्दों में छिपी गहराई मुझे असमंजस में डाल रही थी। मुझे जो चाहिए होगा, ये पूरा करेगा। इस बात ने मुझे उलझन में डाल दिया। आखिर क्या क्या पूरा करेगा? मैं उस लड़के की ओर देख रही थी। उसके नाजुक नयन, साफ सुथरा चेहरा और विनम्र भाव देखकर मन में सवाल उठा कि इतना सुंदर और सलीकेदार युवक क्या वाकई नौकर हो सकता है? फिर मैंने सोचा, शायद हालात ही ऐसे होंगे कि उसे ये काम करना पड़ रहा है।
नीतेश ने उसे घर में रहने के लिए एक अलग कमरा भी दे दिया और सख्ती से कहा कि वह समय पर सारे काम करे और पायल की हर जरूरत का ध्यान रखे। उस दिन के बाद जैसे घर का माहौल बदलने लगा था। मैं अब एक अजनबी के साथ उसी छत के नीचे रह रही थी और यह बदलाव मुझे भीतर से कुछ अलग सा महसूस करवाने लगा था। नीतेश अपने काम पर चले गए थे और मैं घर में अकेली थी। उस दिन मैंने शैलेश से उसका नाम पूछा और उसने बताया कि उसका नाम शैलेश है। मैंने उसे घर का सारा काम समझा दिया और कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। शैलेश ने ध्यान से सब कुछ सुना और काम संभाल लिया। अब मुझे बहुत कम काम करना पड़ता था और घर के कामों में कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन जब मैंने किचन का काम खत्म किया तो बाथरूम में नहाने चली गई। बाथरूम में एक खिड़की थी जिससे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। जैसे ही मैंने नहाना शुरू किया, मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शुरुआत में मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, सोचते हुए कि घर में सिर्फ शैलेश है और कोई नहीं। लेकिन मुझे फिर भी असहज सा महसूस हुआ। शायद वो खिड़की और बाहर की हवा का असर था, लेकिन फिर भी वह भावना मेरे मन से नहीं निकल रही थी। मैं जल्दी से नहाकर बाथरूम से बाहर निकल आए और सीधे अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने लगी। उस क्षण में मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ अनकहा सा था जो मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब मैं कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आई तो देखा कि शैलेश हॉल में पोछा लगा रहा था, मगर उसका ध्यान काम से ज्यादा मुझ पर था। उसकी तिरछी और टिकी हुई नजरों ने मुझे असहज कर दिया। मैं कुछ नहीं बोली पर चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। एक दिन दोपहर का वक्त था। मैंने खाना परोसा और शैलेश को भी वहीं बैठने के लिए कह दिया। सोचा, अकेले खा रहा होगा तो चलो साथ खा ले। मैं जैसे ही उसकी प्लेट में खाना परोस रही थी, अचानक मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। मैं झुककर जैसे ही चम्मच उठाने लगी, मेरी साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया। मुझे एहसास हुआ कि शैलेश की निगाहें कुछ ज्यादा ही देर तक मेरे ऊपर टिकी रहीं। मैंने झटपट साड़ी संभाली, चम्मच उठाया और फिर से बैठ गई। एक पल को उसकी ओर नजर डाली तो उसके चेहरे पर एक अजीब, हल्की सी मुस्कान थी जिसमें कुछ था जो साफ नहीं था, पर सहज भी नहीं लगा। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वह बोल पड़ा, मैडम जी, आप बहुत सुंदर हो। मैंने आज तक आपके जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी। उसकी यह बात सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई। बात साधारण लग सकती थी, पर उसके कहने का अंदाज कुछ और ही इशारा कर रहा था। मैंने अपनी भावनाओं को संभालते हुए सख्ती से कहा, खाना खाओ और बातों पर ध्यान मत दो। फिर खाना खत्म होते ही मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर अनजाने में मैं आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखा, शायद पहली बार किसी और की नज़र से। मन में कई उलझने थी, कहीं कुछ अजीब, कुछ अनकहा जो धीरे धीरे पनप रहा था। कुछ दिन और यूं ही गुजर गए और इस बीच मैंने महसूस किया कि शैलेश की नज़रें मुझ पर और गहरी होती जा रही थी। जहां भी मैं जाती, मुझे लगता जैसे उसकी निगाहें मुझसे हटती ही नहीं थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, एक ऐसी प्यास जिसे मैं समझ रही थी, लेकिन चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। मेरे पति हमेशा शैलेश के बारे में अच्छे शब्दों में ही बात करते थे। वह कहते थे, वह बहुत शरीफ और वफादार लड़का है, लेकिन मैं जो महसूस कर रही थी उससे वह मुझे एक भूखे भेड़िए की तरह लग रहा था जो बस मौके का इंतजार कर रहा हो। इस दौरान लगभग 15 दिन और गुजर गए। फिर एक दिन जब मैं दोपहर के वक्त अपने कमरे में लेटी हुई थी, शैलेश अचानक अंदर आया। उसने मुझे देखा और धीरे धीरे करीब आकर कहा, मेम साहब, मैं आपके साथ एक बार वो सब करना चाहता हूँ। बदले में मैं आपको 2 लाख रुपये दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं एकदम चौंक गई। ये शब्द मेरे लिए बिजली के झटके जैसे थे। मेरा दिमाग पूरी तरह से घूमने लगा। मैं समझ ही नहीं पाई कि वह क्या कह रहा था और इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए था। उसकी इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मैंने शैलेश से गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से जवाब दिया, मेम साहब, मुझे सब कुछ पता है। मैं जानता हूँ कि जो चीज़ें आप चाहती हैं वो आपके पति आपको नहीं दे पा रहे, लेकिन अगर आप मुझे मौका देती हैं तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा जिनसे आप अपने लिए कपड़े, गहने और वो सब कुछ खरीद सकती हैं जो आप हमेशा से चाहती थी। आपकी भी तो यही ख्वाहिश थी ना? आप भी तो चटक मटक की दुनिया में रहना चाहती थी। अब इन पैसों से आप अपना सपना पूरा कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर मैं एकदम घबरा गई। ये कैसे जान सकता था? मैंने तो कभी किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा था। फिर मैंने गुस्से में उससे पूछा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की?
वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहने लगा, मालकिन, मेरे गांव में थोड़ी बहुत जमीन थी जिसे मैंने बेच दिया। अब मेरे पास काफी पैसे हैं। आप सिर्फ हाँ कहें, मैं आपके सारे सपने पूरे कर दूंगा। जितने चाहे कपड़े और गहने ले सकती हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस तरह मेरे माँ बाप मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाए, वैसे ही मेरे पति भी मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर से मुझे लगा कि शायद यही वह रास्ता है जिससे मैं वह सब हासिल कर सकती हूँ जो मैंने कभी सपना देखा था। एक बार फिर से मैं अपनी ख्वाहिशों की दुनिया में उड़ने लगी थी। फिर से मैं बड़े बड़े सपने देखने लगी थी। मेरे मन में यह विचार घूमने लगे थे कि क्या अगर मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका पाऊं तो क्या होगा। शैलेश की बातें मुझे बार बार घेरने लगीं। मैंने उसे कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। मैं तुम्हें जवाब बाद में दूंगी। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल और विचार उठ रहे थे। मैं सोचते सोचते थक गई और कुछ देर में मेरी आंखें लग गईं। जब आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली और किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगी। लेकिन मेरे मन में वही बातें गूंज रही थीं जो शैलेश ने मुझसे कही थी। अगले दिन जब मेरे पति घर से बाहर चले गए तो मैंने शैलेश को अपने कमरे में बुला लिया। मैंने उससे कहा, तुम जो चाहते थे मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। वह थोड़ा चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मालकिन, आप फिक्र मत करें। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये 2 लाख रुपए मेरे पास हैं, ये आपके लिए हैं। उसके हाथ में रुपए देख मुझे एक अजीब सा सुख महसूस हुआ। वह शांति से कहने लगा, आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, ये बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसे मेरे साथ वह सब करने के लिए तैयार होने को कहा। जैसे ही शैलेश ने अपना कदम बढ़ाया तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। यह आवाज सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। मेरे हाथ और पैर कांपने लगे थे और मेरे दिमाग में सवाल चलने लगे कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाया। जब दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि मेरे पति नितेश खड़े थे। उन्हें देखकर मेरा दिल मानो रुक सा गया था। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वह मेरे कमरे में शैलेश के साथ बंद देख चुके थे और वह बिल्कुल भी शांत नहीं थे। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि वह मुझे रंगे हाथों पकड़ चुके थे। मुझे घबराहट में बहाना बनाना पड़ा। मैंने झट से कहा, ये नौकर मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। उसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और यह सब करने के लिए कहने लगा। मेरे शब्द खत्म होने से पहले नितेश ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा। उसकी आंखों में गुस्से का तूफान था और उसने कहा, तुम जैसी घटिया औरत मैं आज तक नहीं देखी। पैसों के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी, यह मुझे नहीं पता था। ये सब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाया था। अब मुझे यकीन हो गया। मैंने जानबूझकर यह सब प्लान किया था ताकि तुम्हारी असलियत सामने ला सकूं। मैं अपने पति नितेश के मुंह से ये सब सुनकर बिल्कुल चकित थी। मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे ये सब किसने बताया। नितेश ने कहा, याद है जब तुम्हारे गांव में एक लड़का तुम्हें एक ड्रेस दिया था और उसने कहा था कि वह तुम्हें हर खुशी देगा, बस तुम उसकी बात मानो। तुम अपनी इच्छाओं के लिए अपनी इज्जत एक अनजान व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार हो गई थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। हमारी शादी के बाद एक दिन वह मुझसे मिला और कहने लगा, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, लेकिन कम से कम भाभी जी की फोटो तो दिखा दो। जब मैंने उसे तुम्हारी फोटो दिखाए तो वह कहने लगा, यार ये लड़की तो हमारे गांव की है। तब उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं पहले उस पर विश्वास नहीं कर पाया था। फिर हमने ये सब प्लान किया। नितेश की आवाज में गुस्सा था और उसकी आखिरी बात ने मेरी सांसें रोक दी। उसने बताया, वह लड़का कोई नौकर नहीं है, वह मेरे दोस्त का भाई है और उसके कहने पर ही मैंने उसे यहाँ पर नौकर बनाकर भेजा था ताकि मैं तुम्हारी असलियत जान सकूं। मैं अपने पति की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी चटक मटक की ख्वाहिश ने मेरी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वे कहने लगे, तुमने आज पैसों के लिए मुझे धोखा दिया है। हो सकता है कि तुम इसी चटक मटक के कारण एक दिन किसी और के साथ भाग जाओ, तो मेरी इज्जत का क्या होगा। तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाओ तो मैं तुम्हें अपने बंधन से आज़ाद करता हूँ। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
इतना कहकर उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं पर रोते रोते अपने माता पिता के पास वापस चली आई। कहते हैं कि ख्वाब ऐसे देखने चाहिए जिन्हें पाने पर हर कोई गर्व महसूस करे, न कि ऐसे ख्वाब जो हमें अपनों से दूर कर दे। दोस्तों, रिश्ते बनाने में समय लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती से रिश्ते खत्म हो सकते हैं। इसलिए हमें वही रास्ता चुनना चाहिए जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार के लिए भी सही हो। वरना एक दिन हम अकेले रह जाएंगे जहां कोई हमारे साथ नहीं होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।